आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी सिंह। जी हाँ, वही शालिनी जो अक्सर ले जाती है आपको यादों के सफर पर या एहसासों के सफर पर। और आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी यादों के सफर पर जहाँ पर बहुत सारे एहसास दबे हुए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं एहसासों के सफर पर इस कहानी के माध्यम से। कहानी का शीर्षक है तंग नजर और इस कहानी के लेखक हैं महेंद्र भीष्म। कल बसंत पंचमी थी। आज का मौसम भी मनभावन है। सुबह के स्वस्थ ताजी हवा की बयार में जंगली फूलों की सुगंध तैर रही थी। जैतपुर से कोई 3 किलोमीटर दूर स्थित इस छोटे से रेलवे स्टेशन के आसपास प्रकृति अपनी बसंती छटा निस्वार्थ भाव से लुटा रही थी। शहर से गांव की आबो हवा कितनी अच्छी है, पर आज भी शहर के बाशिंदों की तुलना में गांव के लोगों में प्रगतिशीलता कोसों दूर है। मैं इस समय अपना एयर बैग लिए जैतपुर रेलवे स्टेशन की एक खाली बेंच पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। आज से 20 बरस पूर्व जब मैं 14-15 बरस की थी, तब भी मैंने इसी तरह ट्रेन की प्रतीक्षा की थी। उस दिन भी मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपना घर परिवार सदा के लिए छोड़कर निकली थी। 20 बरस बाद कुछ दिन पहले ही खुशी खुशी मैं अपने घर वापस आई थी। ढेरों मंसूबे बांध रखे थे मैंने, पर परिस्थितियाँ उसे दृढ़ निश्चय के साथ पुनः घर से वापस मुंबई भेज रही थी। समाज में बहुत कुछ बदल चुका है, पर अभी तक लोगों की किन्नरों के प्रति सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी समाज के लोग किन्नर को नाचने गाने, बिन बुलाए बधाई देने आ जाने वाले, जबरदस्ती की व्याधि मानते हुए अश्लीलता के चश्मे से उन्हें देखते परखते और स्वयं से दूरी बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वर्षों पहले भी घर छोड़ने का मेरा कारण मेरी अधूरी देह थी और कमोबेश यही कारण आज भी है। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला, पर लोगों की सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरी देह की बनावट जो न लड़की जैसी थी और न ही लड़के जैसी, जिसके कारण गांव मोहल्ले के लोगों से लगभग रोज ही अपमानित होते अपने पिता का उदास चेहरा जो मुझे देख आह भरने लगता। मैं बाबू कहती थी उन्हें। बचपन से ही मुझे भी अन्य भाई बहनों की तरह अम्मा बाबू से भरपूर लाड़ प्यार मिला। सब कुछ ठीक चलने के बावजूद मेरे एक अधूरेपन की वजह से परिवार में सदा मायूसी सी छाई रहती थी। जब कभी किसी के द्वारा मुझे लेकर बाबू को ताने सुनने पड़ जाते थे, लानत मलानत झेलनी पड़ जाती थी, तब मेरी डूब मरने जैसी स्थिति हो जाती थी। और फिर एक दिन मैंने आज ही जाकर इसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और सदा के लिए घर और गाँव छोड़ देने का निश्चय किया। घर से बाहर के संसार में मेरी युवा होती मादा देह पर आमादा 20 नर शिकारी थे। भला हो लखनऊ की ट्रेन से उतरे आदित्य रंजन मिश्रा जैसे देवतुल्य इंसान का, जो मुझे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से मुझ पर तरस खाकर अपने घर ले आए और मुंबई जैसे महानगर में पहला ठिकाना दिया। मुझे उन्होंने अपने घर में ही घरेलू कामों के लिए रख लिया। पहले तो वो भी मुझे लड़की समझ रहे थे, पर जल्दी ही मैंने मिश्रा दंपति को अपनी असलियत बता दी थी कि मैं किन्नर हूँ। मेरी असलियत पता हो जाने के बाद भी मिश्रा जी व उनकी धर्मपत्नी की नेक नियति व कृपा मुझ पर बनी रही। बाद के वर्षों में मिश्रा दंपति से अनुमति लेकर मैं पूजा माई के डेरे में आ गई थी। लंबी चौड़ी और स्वस्थ बुचड़ा किन्नर पाकर मैं पूजा माई की कुछ महीनों में ही चहेती बन गई और उनकी मृत्यु के बाद मुझे गुरुपद प्राप्त हुआ। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। शुभ उत्सवों में बधाई के अलावा मैं किन्नर अखाड़ा से जुड़कर अपने डेरे में भजन कीर्तन अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराने लगी। सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे किन्नर अखाड़ा की मैं जल्दी ही मंडलेश्वर बना दी गई, जिसके कार्यक्रमों में मैं मुंबई से बाहर भी जाने लगी। प्रयाग अर्ध कुंभ मेला में भी मैंने पूरे 1 माह किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्रीयुत लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में कल्पवास किया और उनके निर्देशन में दिए गए दायित्वों को भली भांति निभाया था। वर्षों बीत जाने के बाद मैंने बड़े भैया के नाम से एक पत्र अपने गाँव जैतपुर के लिए पोस्ट कर दिया था, जिसमें अपनी कुशलता के साथ अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। पत्र पोस्ट करने के 5वें दिन ही बड़े भैया का फोन मेरे पास आ गया था। बड़े भैया मुझसे देर तक बतियाते रहे। बाबू अम्मा मेरी याद और प्रतीक्षा करते हुए स्वर्ग से धार चुके थे। पट्टीदारों से बंटवारे को लेकर हुई मुकदमेबाजी से परिवार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी। 2 बेटियां ब्याहने को हैं, 3 बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरह घर गृहस्थी चल रही है। मझले व छोटे भैया गुजरात में किसी मिल में मजदूरी करते हैं, खुद कमाते खाते हैं। वे दोनों कई बरस से गांव नहीं लौटे, बल्कि उनके बारे में तो ये भी सुना है कि दोनों ने वहीं पर अपनी शादी कर ली है
और खुशहाल हैं, अपना खा कमा रहे हैं और आर्थिक मदद के नाम पर एक थैला भी कभी मदद नहीं की। दोनों अकेले ही अंतिम बार बाबू की 13वीं में आए थे। सही बात तो यह है कि उन दोनों के पास स्वयं के खर्चे के लिए पैसा नहीं बचता था, तो मेरी मदद कैसे कर पाते। ऐसा कहते हुए बड़े भैया ने घर का हालचाल बताया, बाकी तो भगवान ही जानता है। खैर, मेरी बड़े भैया से अक्सर फोन पर बात होने लगी, घर द्वार के हालचाल मिलने लगे। उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को समझते हुए भतीजे भतीजियों की पढ़ाई लिखाई के नाम पर मैं जब तक उनके मांगने पर या ना मांगने पर भी उनकी आर्थिक मदद करने लगी। बड़े भैया घंटों बात करते मुझसे, अपनी सारी समस्याएं सुनाते, मेरी मदद का उल्लेख करते, मुझे बच्चों के रिजल्ट की सूचना खुश होकर देते, मुझे श्रेय भी भरपूर देते, पर पता नहीं क्यों मुझे गांव आने को कभी नहीं कहते। इस संदर्भ में 1-2 बार मेरे संकेत को भी भूल गए। बड़ी भतीजी गुंजा के ब्याह के लिए बड़े भैया ने मुझसे 2 लाख रुपए की मदद मांगी। मैंने जोड़ तोड़ करके रुपए भिजवा दिए। रुपए पहुंच जाने पर भरे गले से भैया के बोल सुनने को मिले, रानी, गुंजा को आशीष देने आ जाना। बड़े भैया के बोल मेरे कानों में मिश्री सी घोल गए। बरसों बरस बाद मेरे कानों में ये शब्द अमृत की तरह पड़े थे। मैं भाव विवल हो घंटों रोती रही। मन होने लगा बड़े भैया के पास उड़कर जैतपुर पहुंच जाऊं। वो नियत तिथि भी जल्दी ही आ गई। पूरे घर परिवार के लिए कपड़े, गहने, रुपए जो बन पड़ा मैं बटोर लाई। मेरा गांव अब गांव नहीं रहा, कस्बा हो चुका था। अनेक कच्चे घर पक्के मकानों में तब्दील हो चुके थे। जहां बरसात भर कीचड़ रहता था, वहां पक्की सड़कें बन गई थी। लोगों के रहन सहन में भी समृद्धता दिखने लगी थी। मोबाइल तो लगभग सभी के हाथ की शोभा बन चुका है। कन्या ब्याह के घर में खूब चहल पहल थी। गांव मोहल्ले भर को मेरे आने की खबर लग चुकी थी। मुझसे मिलने आने वाले मेरे मुंबई जीवन के बारे में पूछते, मेरे जेवरों को निहारते और चलते समय फीकी मुस्कानें अजीब सा मुंह बना लेते, मानो मन ही मन कह रहे हों कि हो तो आखिर किन्नर ही। खैर, बारात आने के पहले घर आंगन, फिर बाहर द्वार पर अन्य स्त्रियां लड़कियों संग मैं भी खूब नाची। वो गुलाबी साड़ी पहने जो है वो हिजड़ा है क्या? नृत्य करते मेरे पैर थम गए। बोलने वाले ने बोल दिया, पर मेरे कान फट गए, जैसे मेरे कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा भर दिया हो। आहत होकर मैं घर के अंदर चली गई। हद तो तब हो गई जब ऐन विवाह के मंडप के नीचे बड़ा भतीजा राकेश मेरे बाएं कान में फुसफुसा गया, रानी बुआ, विनती है आप अपने ही कमरे में रहना। बारात आ रही है, वरमाला में रहोगी तो लड़के वाले हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? हमारी फजीहत होगी, नाक कट जाएगी। सबके सामने क्या कहेंगे कि कन्या की बुआ तो। खैर, आगे मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए। मेरी ओर देख रहे कुछ दूर खड़े भैया ने अपने हाथ जोड़े, यानी कि वो भी यही चाह रहे थे। गुंजा की विदाई हो जाने के पहले तक मैं अपने कमरे में पड़ी रही। रात भर माँ बाबू के चित्र के सामने रोती रही। विदाई के बाद की गहमा गहमी के दौरान मैं सुबह सवेरे एयरबैग लिए पिछले दरवाजे से पैदल ही रेलवे स्टेशन आ गई थी। अपने साथ लाया बहुत सा सामान जिसमें मेरे जेवर भी थे, मैं वहीं छोड़ आई थी, इस भाव के साथ कि बड़े भैया को बेटी ब्याह देने के बाद कोई तंगी न हो। पर जिस तंग नजर से मेरा वास्ता हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति मैं किसी कीमत में नहीं चाहती थी। ट्रेन आ चुकी है। मैं एक बार फिर अपने घर परिवार कभी वापस न आने के दृढ़ निश्चय के साथ बर्थ पर बैठ चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी थी एक ट्रांसजेंडर की, जिससे बातचीत के दौरान मिली हुई जानकारी के आधार पर शब्दों में पिरोया है महेंद्र भीष्म ने। वाकई हमारे समाज में बहुत कुछ बदल चुका है। नहीं बदली है तो ट्रांसजेंडर को लेकर के हमारी सोच। हम उनसे दुआएं तो चाहते हैं, हम उनसे खुशियां तो चाहते हैं, उनका आशीर्वाद तो चाहते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर हम स्वार्थी होकर उनसे आर्थिक सहायता भी लेने की सोच लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अपनाने की, तो अपनाने में हम गुरेज करते हैं। एक इंसान होकर हमें इंसान को समझने की ज़रूरत है, और इसी सोच को समझने के लिए, महसूस कराने के लिए हम और भी कहानियाँ, और भी बातें या और भी बहुत सारे लोगों से आपका परिचय कराते रहेंगे, क्योंकि ये सफ़र है रेडियो जंक्शन का, जहाँ पर हर एहसास होंगे साथ साथ। तभी तो हम कहते हैं आओ साथ चलें। दोस्तों, महेंद्र भीष्म के लिखी ये कहानी तंग नजर आपको कैसी लगी, हमें लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। हमारा ईमेल आईडी है radiojunction@webradio@gmail.com।
या फिर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिएगा हमारी वेबसाइट पर radiojunction.in पर। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारे काम करने के हौसले को बढ़ाती हैं, साथ ही दे जाती हैं आपका बहुत सारा प्यार। रेडियो जंक्शन का हमारा सफर है प्यार बांटने का एहसासों के साथ, और हम ऐसे ही लेकर आ रहे हैं आपके साथ और भी बहुत सारी बातें। तो दोस्तों बने रहिए रेडियो जंक्शन पर और सुनते रहिए एक से बढ़कर एक नगमे।